बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के लिए मौजूदा हुकूमत जो है उसकी वजह से एक के बाद एक बुरी खबर आती है और ये इनके करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि चैंपियन ट्रॉफी का जो मेज़बान था वो पाकिस्तान था और जो आखिरी तकरीब थी जहाँ पे इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, तीसरी मरतबा वो जीते हैं। शानदार खेल उन्होंने खेला है और बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली है। तो वहाँ जो तकरीब थी उसके अंदर से पाकिस्तान ही गायब था। यानी ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जो मुल्क मेज़बान है वो मुल्क ही फाइनल के बाद होने वाली तकरीब से, जो ट्रॉफी देने वाली तकरीब है, उससे गायब है। और ये सवाल शुएब अख्तर साहब ने सबसे पहले उठाया और फिर बहुत सारे लोग उसके बाद से अब तक इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पीसीबी का नुमाइंदा ग्राउंड में मौजूद था लेकिन न 3 में न 13 में, यानी पाकिस्तान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान ने करवाया, उसकी मेज़बानी की, इतना अरबों रुपया कौम का लगा दिया, जनाब नए स्टेडियम तैयार किए गए, ये कर दिया वो कर दिया, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब नाज़रीन, एक और जो बुरी खबर है वो ये है कि इमरान खान की जमात पर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया और इसके अलावा कुछ और दावों के साथ पाकिस्तान को 2025 के लिए स्विस मॉनिटर की इंसानी हुकूक की वॉच लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ये पाकिस्तान में इंसानी हुकूक ठीक नहीं है, इसको डालो मॉनिटरिंग के अंदर और वॉच लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया जाए, इसके ऊपर नजर रखी जाए। पाकिस्तान को लिस्ट में शामिल करने की वजह शहरी आज़ादी महदूद होना, इंसानी हुकूक के कारकुनों को हुकाम की जानिब से मनमाने तरीके से निशाना बनाना और सहाफ़ियों को काले कवानीन के जरिए दबाना, ये वो वजूहात हैं। यानी जैसे इन्होंने ये पीका का एक काला कानून बनाया है और उसके अलावा इन्होंने जो कुछ भी किया पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ, सियासी जमातों के कारकुनों के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी तरह टारगेट किया है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो जिसमें शहरी आज़ादियों में तेज़ी से कमी का सामना करने वाले ममालिक की एक फहरिस्त है और स्विस ने अपनी वेबसाइट पर पाकिस्तान की हैसियत को दबाया हुआ करार दिया। ये एक घुटन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो है वो हालात ठीक नहीं है। और साथ ये भी बताया गया कि क्रैकडाउन का इन्होंने मुशाहिदा किया जो सियासी मुखालिफिन के एहतजाज के खिलाफ हुआ है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों बल्कि ये तो हैं, और उन पर मुबहम और हद से ज़्यादा वसी कवानीन के तहत फर्द जुर्म आयद किए। दहशतगर्दियों के मुकदमे इन्होंने कारकुनों के ऊपर कर दिए। हुकाम ने मुजाहिरीन की नकलो हरकत को रोकने के लिए अहम शाहराहों और रस्तों को बंद कर दिया। ये मुहज़्ज़ब दुनिया में बुरी बात समझी जाती है कि अगर मुजाहिरीन एहतजाज करते हुए कहीं से गुजरना चाहते हैं तो उन्हें रूट फराम किया जाता है, ना कि वहाँ पे कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं। तो मुहज़्ज़ब दुनिया में इसको बुरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में इट्स अ न्यू नॉर्मल। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे तो मरियम नवाज और बिलावल और फजल रहमान ये सारे इस्लामाबाद आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। तहरीक लब्बैक आ सकती है, आकर बैठ सकती है, एहतजाज कर सकती है। एक दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तारुल कादरी साहब आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट आपको हरकत भी नहीं करने देगी। हाँ, पंजाब हुकूमत जो है, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, शरीफ खानदान, उसको ये हथकंडे आते हैं। वो ये कोशिशें पहले भी करते रहे हैं। जब तारुल कादरी साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बावजूद उनके पूरे वो मदरसे को और घर को और उन सारे इलाके को जो लाहौर में फैसल टाउन का है उसको कंटेनरों के साथ दीवारें खड़ी करके इन्होंने घेर दिया था। उस दौर में भी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब बड़े एक्टिव थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे पंजाब के, तो इन्होंने ऐसा किया था उस दौर में। इनका ये एक वतीरा है, ये खुद भी ये काम करते हैं। नाज़रीन, अब ये तो आ गया एक मामला कि पाकिस्तान के हवाले से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जो कुछ भी सियासी जमात के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या सहाफ़ियों के साथ या जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ या वकला हैं उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है और जो जुल्म और बर्बरियत है उसके ऊपर आलमी इदारे एक एक करके बात कर रहे हैं। एक और वॉच लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया। बड़ी तफसीली कहानी है और इसमें मारंग बलूच साहिबा का भी जिक्र है कि उनके साथ जुल्म किया गया। इसके अंदर जो है वो एक जिक्र है ईमान ज़ैनब बज़ारी साहिबा का कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें परेशान किया गया। वो इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं और वो बतौर वकील पिसे हुए तबकात के मुकदमात लड़ती हैं या जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। और साथ मॉनिटर ने कहा कि सिंध और बलोच नस्ल के लोगों के एहतजाज को हुकाम की जानिब से जबर का सामना करना पड़ा। ये वाक़यात शहरी आज़ादियों को बरकरार रखने के पाकिस्तान के वादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अब नाज़रीन, एक और खबर है, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो एक खिताब किया है पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से। एक तो खिताब के अंदर बड़ी लेदे हुई है। खिताब के अंदर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि जरदारी साहब ने कहा कि हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना होगा। देखें जरदारी साहब, अगर आप अवाम को आपसे कोई भी उम्मीद होती तो अवाम आपको वोट डाल देती। अवाम को आपसे उम्मीद ही नहीं है। आप उन उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहते हैं अवाम की जो उम्मीदें अवाम को आपसे है ही नहीं। अवाम को आपसे सिर्फ ये उम्मीद है कि आपको घर भेजना है। अवाम ने आपको वोट नहीं डाला, आपको जाली फार्म 47 के ऊपर लाकर इक़्तिदार में बैठाया गया। उसके बाद जाली फार्म 47 वाले MPAs और MNAs के सारे वो इकट्ठे करके वोट शूट, आप जाली सदर पाकिस्तान बन गए। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भी जाली फार्म 47 के ऊपर आए और जाली फार्म 47 वाली असेंबली के ऊपर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए।
इसी तरह आपने सिंध में अपनी हुकूमत बना ली, बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बना ली और पंजाब के अंदर मरीम नवाज की हुकूमत बना दी गई। तो ये आपने इक़्तिदार पे कब्जा किया है। लेकिन जरदारी साहब ने सिंध की आवाज़ सुनी है। मसला ये है कि वहाँ इन्होंने सियासत करनी है और उनको ये पता है कि सिंध इनका मोर्चा है। जब भी इनके ऊपर बुरा वक्त आता है ये जाके सिंध में छुप जाते हैं। अब जनाब जरदारी साहब कहते हैं कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने की उन्होंने मुखालफत कर दी। इस तजवीज़ की मैं बतौर सदर हमायत नहीं कर सकता। हुकूमत को कहता हूँ कि ये तजवीज़ तर्क कर दे, ये जनाब जरदारी साहब ने कहा। लेकिन जरदारी साहब के खिताब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। तहरीक इंसाफ कहती जी हमें बोलने का मौका नहीं देते तो हम इन्हें बोलने का मौका नहीं देंगे। टिट फॉर टैट। उन्होंने वहाँ पे बहुत नारे लगाए। सबसे ज़्यादा जो नारे लगे वो अर्दली अर्दली के नारे लगे। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फेवरेट नारा है वो लगाते रहे, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। ये नारा बहुत दफ़ा लगाया गया कौमी असम्बली में। और इसके बाद कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं और वो लगते हैं ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। तो ये नारे लगते हैं। तो जरदारी साहब ने बड़ी तकलीफ के अंदर बड़ी मुश्किल से कानों के ऊपर वो चढ़ा के हेडफोन वगैरह जो है उन्होंने तकरीर की है। लेकिन शदीद नारेबाजी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और ये खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मेरी अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं इसमें मजीद कन्फर्मेशन ले रहा हूँ। जो इतलात मेरे पास आई वो शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि जो पाकिस्तान से बाहर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो ऑनलाइन शिरकत करते थे, गालिबन उनकी शिरकत नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों की शिरकत हुई है वो ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी तफसीली मुलाकात की है। कुछ आम फैसले हैं, उनका जो लुब्बे लुबाब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अब करने क्या जा रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब को दोबारा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने जा रही है और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। हुआ क्या ये मैं आपको भी बता देता हूँ। इसके अंदर हुआ यह है कि कल रात जो सियासी कमेटी में मीटिंग हुई उसमें यह फैसला किया गया कि इमरान खान साहब से जाकर दोबारा मुलाकात की जाए और इमरान खान साहब को कहा जाए कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दें। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब ने तो उस वक्त मुज़ाकरात का कहा जब 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ था और उन्होंने कहा था ठीक है आप मुज़ाकरात कर लें, वो भी पार्टी के बार बार कहने पर। और बाद में इमरान खान साहब ने पार्टी के लोगों को कहा कि बैठो और फैसला करो या बताओ मुझे कि इन मुज़ाकरात से क्या हासिल हुआ। इन मुज़ाकरात के नतीजे में 26 नवंबर का कत्लेआम जो है उस मामले पे काफ़ी हद तक मट्टी पड़ गई, वो मामला बिल्कुल डाउन चला गया। 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर जो मामला उठा हुआ था वो इन मुज़ाकरात के नीचे दबना शुरू हो गया। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो रेमिटेंसेस के हवाले से एक कॉल दी थी कि उनका बाइकआउट किया जाए, वो काफ़ी हद तक कामयाब ना होने की वजह यह है कि उस वक्त हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी कर रही थी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में एक मैसेज गया कि जनाब हुकूमत के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है। तीसरा, ये हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तरसती रहती है, तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के साथ बैठ गई और हुकूमत में एक कॉन्फिडेंस आया कि वो हुकूमत के अंदर है। आप गौर करें तो इन मुज़ाकरात से पहले हुकूमत का एतमाद नहीं था, ना उन्होंने काबीना के मेंबर्स की तादाद बढ़ाई थी, ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, ना वो इतने खुलकर सामने आते थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पे हुकूमत के साथ बैठी, जो कि एक अच्छी बात है, मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन इससे हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ, हुकूमत तगड़ी हुई है। तो फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात इसलिए ख़त्म कर दिए कि यार आप डेडलाइन दे दें, इस डेडलाइन तक अगर ये हमारे मुतालबात पूरे करते हैं तो ठीक है। मुतालबात क्या थे? दो, कि जो सियासी नौयत के कैदी हैं जिनको बंद किया हुआ है गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर, उन्हें जो है वो रिहाई दी जाए। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पर और 26 नवंबर के कत्लेआम पे। तो इन दोनों मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया और जब मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कैंसिल कर दिए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ईद के बाद बजाय इसके कि, ये मैं क़यादत की बात बता रहा हूँ, उन्हें यह लगता है कि ईद के बाद बजाय इसके कि एहतजाज की तरफ जाए या एक एहतजाज की कॉल दी जाए, करना यह चाहिए कि हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात के अंदर एंगेज हो जाना चाहिए। मेरी दानिश में शायद ये ट्रक की बत्ती है जो इमरान खान साहब को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है जेल के अंदर से बैठ के कि उन्होंने मुज़ाकरात की तरफ जाना या नहीं जाना। इसमें जो आम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो शामिल हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल हुए हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बाकी पार्टी के जो सीनियर ओहदेदार हैं वो सारे शामिल हैं। अच्छा, इसमें क्या इमरान खान साहब राजी हो जाएंगे, ये एक सवाल है। तो मेरा इस पर तजिया ये है कि खान साहब को राजी करना ज़रा मुश्किल है। उनके साथ झूठ बोलना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है या हुकूमत ये चाह रही है कि ये मुज़ाकरात किए जाएँ। हालांकि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात किए जाएँ तो एस्टेब्लिशमेंट पहले मुज़ाकरात ख़त्म ही ना होने देती, कोई ना कोई रास्ता निकाल देती। नंबर दो, अगर एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली तो ये हुकूमत है, तो हुकूमत भी इनिशिएट करेगी इस मामले को कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम फलां चीज़ें देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मुझे नहीं लगता कोई दिलचस्पी है, उन्हें खासा कॉन्फिडेंस आया है पिछले मुज़ाकरात के बाद और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ मुबैना तौर पर लेकर जाना चाहती है, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया है। इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका यह दावा है कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि ये 10 लोग भी जमा नहीं कर सकते, ये मौखर कर देंगे इस एहतजाज को। वजह वो ये बताते हैं कि ये लोगों को निकाल ही नहीं सकते,
क्योंकि शरीफ मरकज साहब पार्टी में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो उन्हें लगता है कि उनके बगैर कोई बंदा नहीं निकलेगा। फिर उन्होंने एक और इशारा किया और ये उन्होंने ठीक बात की कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सर पे हैं और इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब की जितनी मकबूलियत है तो हर हाल में गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत बाशऊर लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं और वो बड़े मजबूत लोग हैं और उनमें इत्तफाक भी बहुत है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान और MWM के साथ भी खड़े हैं। तो अगर ये MWM का और इमरान खान साहब का इत्तेहाद कुछ मकामी लोगों के साथ मिलकर ये इलेक्शन ठीक तरीके से मैनेज करके लड़ता है तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर सकती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि PMLN जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं है। वहां दूसरे नंबर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत ग्राउंड है गिलगित बल्तिस्तान का। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है। ऐसे में वहां पे ना धांधली करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वोटर कम है और जितने लोग हैं वो सारे बड़े बाशऊर हैं। तो वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज ठीक तरीके से कर ले और वहां कंपेन ठीक तरीके से चला ले और अपने उम्मीदवार जो हैं वो सही तरीके से चुन ले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट अवे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत सकती है। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब ने एक और चीज की गवाही दी है। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मैंने खुद कहा था कि बनी गाला की ऑफर है, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, वो कोई डील करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैं जेल में ही ठीक हूं। इससे पहले इमरान खान को अटक जेल में बैरून मुल्क शिफ्ट होने की ऑफर भी दी गई, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। देखिए, इमरान खान जेल के अंदर बैठा है, वो जेल में बैठ के मुकाबला कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं इस हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहता, मुश्किलात है तो सह लेंगे, लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें और इस हुकूमत को तस्लीम ना करें, क्योंकि ये जाली मैंडेट के साथ आई है। अब इमरान खान जेल में बैठ के सख्तियां बर्दाश्त करके, पाकिस्तान की तारीख की सबसे सख्त जेल है इमरान खान की। इतनी सख्त जेल पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी ने नहीं काटी। नवाज शरीफ जब भी जेल गए तो नजर आते थे, उनकी आवाज सुनाई देती थी, उनकी तस्वीर दिखाई देती थी। नवाज शरीफ साहब को बाहर लाया जाता था, बार बार सामने दिखाया जाता था, बीमार होकर आराम से अस्पताल भी आ जाते थे। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो डट के जेल काट रहा है। आज तक आपको इमरान खान साहब की एक मरतबा भी शक्ल नहीं दिखाई गई, एक मरतबा भी इमरान खान की आवाज नहीं सुनाई गई। सरकार ने ऐसा बंदोबस्त किया, गुज़िश्ता 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया है कि इमरान खान ना किसी को दिखाई दे ना किसी को सुनाई दे। तो इतनी सख्त जेल आज तक किसी सियासी लीडर ने नहीं काटी। सियासी लीडर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि वो लोगों के सामने ना आ सके, लोग उसे देख ना सकें, उसकी आवाज ना सुन सकें। देखिए ना, जो लीडर होता है जब वो जेल में जाता है तो उसकी मकबूलियत में इजाफा होता है। उस वक्त वो चाहता है कि वो पब्लिक को नजर आए, लेकिन इमरान खान साहब से ये वाली सहूलत भी छीन ली गई है। और हुकूमत की दूसरी तरजीहात क्या है, ये आप सुन के एक और खबर हैरान हो जाएंगे। 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं और उन्होंने एक खबर दी है, तारिक अजीज साहब। वो ये कहते हैं कि नए वज़रा के लिए मिनिस्टर इनक्लेव में बंगलों की अलाटमेंट, ये एक मसला बन गया था, बंगले नहीं मिल रहे थे मिनिस्टर इनक्लेव में। तो वहाँ पे जो घुसपैठिए घुसे हुए उन्हें निकालने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की ड्यूटी लगाई गई। और वजीर ही इतने ज़्यादा हो गए कि रिहाइशगाहें कम पड़ गई हैं। तो बहरहाल अब उनकी गाड़ियों का मसला बन गया है। वज़रा ने कहा जी कि हमने छोटे मॉडल की गाड़ियाँ नहीं लेनी या पुराने मॉडल की गाड़ियाँ नहीं लेनी, हमें ज़बरदस्त किस्म की अप टू डेट गाड़ियाँ मिलनी चाहिए। तो इस पर तारिक अजीज साहब बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी है और 30 नई गाड़ियों की खरीदारी की इतलात है। अंदाज़ा कीजिए आप, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान कर्जे से चलने वाला मुल्क है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि हमारे कितने पतले हालात हैं। ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान की हुकूमत के चौंचले क्या हैं कि वज़रा को नई गाड़ियाँ लेकर देनी है, बेहतरीन लग्जरी घरों के अंदर इनको शिफ्ट करना है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये इस तरह पाकिस्तान चला रहे हैं। नाज़रीन, आलिया हमजा साहिबा के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि उनको टारगेट किया जाएगा और बाकायदा किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे इस निज़ाम को बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो बड़ा एक्टिवली पूरे पंजाब में मूव कर रही हैं। अभी जो पता चला कि वो चकवाल में और तलागंग के इलाकों में गई हैं, वहाँ जाके उन्होंने पार्टी की तंजीम से मुलाकात की, जिन लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई उनको इकट्ठा किया। इससे पहले वो मंडी बहाउद्दीन भी गई थी, जो किया गया था। आलिया हमजा साहिबा ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की है पार्टी में और इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब भर में जिसके घर में भी पुलिस और नामालूम अफराद दाखिल हों या जिसकी भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, वो फौरी तौर पे पुलिस को दरखास्त देगा और जो दरखास्त नहीं देगा उसका केस माना ही नहीं जाएगा कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। यानी पंजाब में जिसके घर के अंदर भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नामालूम अफराद या पुलिस या कोई एजेंसियां पामाल करें, वो फौरी तौर पर बाउंड है कि वो अपनी पार्टी को इतला देगा तहरीरी तौर पर, और तहरीरी तौर पर वो बंदा पुलिस को एप्लीकेशन देगा, इंतजामिया को, हुकूमत को या पुलिस को, इदारों को। अच्छा, पुलिस इसमें FIR तो काटेगी नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन वो एप्लीकेशन बाद में चली जाएगी अदालत में और अदालत के अंदर ये केस पेंडिंग हो जाएगा। आज नहीं तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये पुलिस हो गई, ये सब लोग नौकरी पेशा लोग बहुत बुज़दिल होते हैं, बहुत ज़्यादा बुज़दिल होते हैं। इन्हें ज़रा सा भी शक हो जाए ना कि इन्हें अगले दौर में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है
تو یہ کبھی بھی غلطی نہیں کرتے اور قانون نہیں توڑتے. یہ اس لیے قانون توڑ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ریئیکٹ نہیں کر رہی. جب پاکستان تحریک انصاف نے ان کی بیوروکریٹس کی شکلیں نکال کے سوشل میڈیا پہ دکھانا شروع کر دی تھی نا کہ یہ ان کے ماں باپ بھی دیکھ لیں, ان کے بچے بھی دیکھ لیں, یہ سب دیکھیں کہ ان کے یہ جو سپوت ہے خاندان کی, یہ کس قسم کا ظلم اور بربریت کر رہے ہیں, یہ کس طرح لوگوں کو پیس رہے ہیں, یہ کس طرح لوگوں کا جینا آرام کیا ہوا ہے انہوں نے, یا کیسے انہوں نے دھاندلی کی ہے, تو ان بیوروکریٹس کو مصیبت بن گئی تھی. یہ ریکویسٹیں کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف سے اور ڈرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں. اب میرے خیال میں یہ ایک اچھی آپشن ہے کہ جس کے گھر بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو, وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس کو درخواست دے اور بعد میں عدالت کے اندر درخواست دے اور یہ معاملہ چلتا رہے. پی ٹی آئی کی حکومت ایک دن تو آنی ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ ہمیشہ ان کو باہر رکھیں. تو یہ بیوروکریٹ خمیازہ بھگتیں گے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھے گی بھی نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرسٹنگ بات. اسٹیبلشمنٹ نے جن بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر شہباز شریف اور نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی مشرف کے دور میں, بعد میں جب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے چن چن کے ان بیوروکریٹ سے بدلے لیے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ان بیوروکریٹس کا تحفظ نہیں کیا. تو آج جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یا جتنے بھی پولیس والے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں, وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کل کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھائیں گے اور وہ بیچارے منتیں کرتے رہیں گے کہ ہمیں بچاؤ, اور انہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ناظرین, میرے پاس اور بہت ساری خبریں ہیں, لیکن گجرانوالہ سے ایک آڈیو ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے. میں وہ آڈیو کا ایک حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں, وہ آپ سن لیجئے پہلے کہ وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے غریبوں کے ساتھ, غریب لوگوں کی زمینیں کیسے لی جا رہی ہیں. اچھا, اس میں جو میرا کنسرن ہے وہ یہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی سیکشن سوکشن لگا کے زمینیں لے لی وہ زبردستی ڈی ایچ اے کے لیے, سڑکیں نکالنے کے لیے رستے نکالے جاتے ہیں ایسے, لیکن یہ زرخیز زمینیں ہیں جہاں پہ یہ ڈی ایچ اے اور بنایا جا رہا ہے, سڑکیں بنائی جا رہی ہیں. وہ نوجوان بیچارہ کہہ کیا رہا ہے, ذرا اس کی آپ بات سنیں. ਡੀ ਐਚ ਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੈਂਟ ਬਦੋਈ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਡੀ ਐਚ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਦੇ ਆ ਪਈ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3-4 ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ. ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ 3-4 ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ. ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਪਏ. ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡੀ ਐਚ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ کے ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ. اچھا, اور بھی ہے اس میں کافی بیچارہ اپنا رو رہا ہے یہ نوجوان, اور یہ شیئر کی ہے آڈیو ویڈیو ارسلان بلوچ صاحب نے. یہ اپنے موبائل سے ویڈیو بنا کے یہ کہہ رہا ہے جی کہ, اور یہ زرخیز زمینیں ہیں. دیکھیں, میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے گرین انیشیٹو لے کر آنا ہے, گرین انقلاب آپ لے کر آنا چاہتے ہیں, جیسا کہ آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر, تو چولستان کی بجائے یہ علاقے زیادہ بہتر تھے. یہ زرخیز زمینیں ہیں, یہاں پہ آپ کے پاس پہلے سے ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, صدیوں سے یہاں پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے, اور نہری زمینیں ہیں, شاندار زمینیں ہیں, زرخیز زمینیں ہیں, تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم سوسائٹیز کاٹ دیتے ہیں یا پلاٹوں سے پیسہ بنا لیتے ہیں, اور وہ جو ایریاز ریگستان بن چکے ہیں وہاں پہ ہم نہریں لے کر جا رہے ہیں. اس پہ زرداری صاحب نے بھی ویسے اب اعتراض کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.